नमस्कार दोस्तों, द लीगल मॉन्टेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विठल और आज हम इस वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा के बारे में बताता है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो चलिए आज के टॉपिक पर गहराई से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 11 की वे रीडिंग करने से पहले रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा और रेस जुडिकाटा के एसेंशियल कंडीशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जो सेक्शन 11 है उसकी बे रीडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या है? It enacts that once a matter is finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. Rule of conclusiveness of judgment का मतलब है कि अगर कोई भी मैटर किसी भी कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा अगर फाइनली डिसाइड होता है तो उसी मैटर को सब्सिक्वेंट लिटिगेशन फाइल करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी पार्टी दोबारा उसी मैटर के ऊपर लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन है वो ऑल सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम में एक्सेप्टेड है। तो रेस जुडिकाटा भी रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट के बारे में ही बताता है। अब दोस्तों हम रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट क्या है वो देखेंगे। रेस जुडिकाटा का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 3 मैगजीम पर बेस है। उसमें से पहली मैगजीम है नेमो डेबिट डिस वेक्सारी प्रो उना एट इडम कॉजा, मीन्स नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। मतलब कि एक ही आदमी को, एक ही पर्सन को एक ही कॉज के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये संविधान में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। दूसरी मैगजीम है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम, मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। मतलब कि स्टेट के इंटरेस्ट में क्या है तो लिटिगेशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और तीसरी मैगजीन है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिचुअर, मीन्स अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। जो जुडिशियल डिसीजन है, जो भी जुडिशियल फाइंडिंग्स है वो एज अ करेक्ट एक्सेप्ट की जानी चाहिए। दोस्तों ये तीन तीन मैगजीन में से पहली मैगजीन है जो है वो प्राइवेट जस्टिस को इंश्योर करती है, जो आपको संविधान के एक आर्टिकल में दिया है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये किस आर्टिकल में दिया है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। दूसरी और तीसरी मैगजीन जो है वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों ये है रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट। अब हम रेस जुडिकाटा के इसेंशियल कंडीशंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों रेस जुडिकाटा के इसेंशियल कंडीशन में से पहली कंडीशन है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट और इशू इधर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन द फॉर्मर सूट। दोस्तों the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit और issue इधर एक्चुअल इशू कहा है तो एक्सप्लेनेशन 3 में आपको एक्सप्लेन किया है। और कंस्ट्रक्टिवली इशू जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेनेशन 4 में दिया है और फॉर्मल सूट की जो डेफिनेशन है तो एक्सप्लेनेशन 1 में बताई है। तो पहली कंडीशन कहती है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। जो भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में, अगर वही मैटर अगर एक्चुअली या फिर कंस्ट्रक्टिवली अगर इशू था फॉर्मल सूट में, फॉर्मल सूट में ये एक्चुअली एंड कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होना चाहिए। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है फॉर्मल सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन सेम पार्टीज और बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो फॉर्मल सूट और जो सब्सिक्वेंट सूट है वो क्या है तो बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बिटवीन होना चाहिए। ये आपको एक्सप्लेनेशन 6 के बाद 6 में भी आगे मैं बताऊंगा क्या है। तो ये पीआईएल के बारे में बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है सच पार्टीज मस्ट हैव लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन फॉर्मल सूट। जो पार्टीज है वो अंडर सेम टाइटल क्या करनी चाहिए तो लिटिगेट करनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है court which decided formal suit must be competent to try subsequent suit or the suit in which such issue raised subsequently। नेक्स्ट ये कंडीशन कहती है अगर फॉर्मल सूट डिसाइड किया जाता है कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा और उसी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की,
ये कंडीशन है दोस्तों। इसका एक अपवाद भी है, एक्सप्लेनेशन 8 में कहा है कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के द्वारा अगर कोई भी सूट डिसाइड किया जाता है और उसके पास अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की, तो ये भी जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की जो फाइंडिंग्स है या फिर जजमेंट है वो भी रेज जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। और नेक्स्ट कंडीशन है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन फॉर्मल सूट। फॉर्मल सूट में क्या है तो कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा वो मैटर पहले ही डिसाइड हुआ होना चाहिए। तभी अगर ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो जो फॉर्मल सूट है वो रेज जुडिकाटा एज अ रेज जुडिकाटा ऑपरेट होगा सब्सिक्वेंट सूट पे और सब्सिक्वेंट सूट को क्या है तो बार करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेज जुडिकाटा की एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में। रेज जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो सिविल सूट पे एप्लीकेबल होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एक्सप्लेनेशन 7 में आपको बताया है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, रिट पिटिशंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में, इंटरिम ऑर्डर में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। रिट पिटिशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसके लिए आप दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है वो पढ़ सकते हैं। 1961 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों ये तो हो गई किन किन मैटर्स पे रेज जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। दोस्तों देखते हैं किन किन मैटर पे रेज जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है। रेज जुडिकाटा नॉट अप्लाइज टू हेबियस कॉर्पस रिट। सिर्फ रेज जुडिकाटा ही नहीं तो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के ऊपर भी, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा भी हेबियस कॉर्पस रिट पे एप्लीकेबल नहीं होता। गुलाम सरोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 के केस में कहा था कि रेज जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो हेबियस कॉर्पस रिट पे एप्लीकेबल नहीं होता। वैसे ही लल्लू भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में कहा था कि हेबियस कॉर्पस रिट जो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा है वो हेबियस कॉर्पस रिट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों रेज जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है इट कंफाइंस टू civil actions and civil proceedings. The principle of public policy is entirely inapplicable to a illegal detention and does not bar subsequent petition for writ of habeas corpus. तो रेज जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो सिर्फ क्या है तो सिविल एक्शन एंड सिविल प्रोसीडिंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये किसी भी इलीगल डिटेंशन अगर होता है किसी भी व्यक्ति का तो उस केस में क्या होगा तो उस पर्सन का जो है राइट टू फ्रीडम है वो वायलेट हो जाएगा। तो उस केस में हेबियस कॉर्पस रिट ही अपन क्या करते हैं तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो इलीगल डिटेंशन के ऊपर ये रेज जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए हेबियस कॉर्पस रिट पे रेज जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। और टैक्सेशन मैटर के ऊपर भी रेज जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं आपके याद रखने के लिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं मेन सेक्शन में। सेक्शन 11 कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मल सूट। कोर्ट ऐसे सूट को या फिर ऐसे इशू को ट्राई नहीं करेगा जिसमें कि जिस सूट में जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मल सूट में, और वो सूट बिटवीन सेम पार्टी होना चाहिए या फिर उनके उनके अंडर जो लिटिगेट कर रहे हैं उनके अंडर होना चाहिए, उनके बिटवीन होना चाहिए। वो सूट सेम टाइटल में होना चाहिए और वो सूट क्या है तो कंपेटेंट कोर्ट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। तो उसी सूट को ट्राई करने का जुरिडिक्शन क्या है तो फॉर्मल सूट जिस कोर्ट ने भी डिसाइड किया है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए एंड हैज बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। और वो सूट जो है हियर्ड एंड फाइनली डिसाइड किया जाना चाहिए फॉर्मल कोर्ट के द्वारा। तभी क्या है तो ये रेज जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है वो सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर एप्लीकेबल होगा और सब्सिक्वेंट सूट की ट्रायल को और प्रोसीडिंग को बार करेगा। दोस्तों ये है रेज जुडिकाटा। अब इसमें कुल 8 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक एक करके इन एक्सप्लेनेशन के बारे में भी समझते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर्मल सूट शैल डिनोट अ सूट which has been decided prior to a suit in question whether or not is what instituted prior thereto। इसका मतलब फॉर्मल सूट का मतलब है जो सूट पहले डिसाइड हो चुका है ना कि पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब इसमें दो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक सूट जो है वो 2020 में फाइल किया है ए कोर्ट में और दूसरा सूट जो है सब्सिक्वेंट सूट वो 2021 में फाइल किया है
बी कोर्ट में। अगर मान लो इस कोर्ट में अगर डिसीजन पहले आता है 2021 में जो फाइल किया है, अगर इस सूट में अगर डिसीजन पहले आता है तो ये डिसीजन क्या है, तो पहले जो सूट फाइल किया है उस पर एप्लीकेबल होगा और उस सूट को रेस जुडिकाटा से बाहर करेगा। तो दोस्तों ये है फॉर्मल सूट, और इस सूट को क्या कहा जाएगा, तो फॉर्मल सूट कहा जाएगा, ना कि इसको। अब देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द competency ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provision as to right to appeal from the decision of such court। मतलब कि जो competency ऑफ कोर्ट है वो डिटरमाइन कैसे होगा, तो irrespective of any provision as a right to appeal, मतलब चाहे उस कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अपील हो या फिर नहीं हो, तो वो कोर्ट भी माना जाएगा कि वो कोर्ट कंपेटेंट था। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 8 में बताया है कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, तो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी एज अ रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा सब्सिक्वेंट सूट में, चाहे फिर वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन उसके पास हो या ना हो। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है द मैटर अबव रेफर्ड टू must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by other party। मतलब कि जो फॉर्मर सूट है उस फॉर्मर सूट में एक पार्टी क्या है, तो मैटर एलिज करेगा, और दूसरी पार्टी जो है, ये दूसरी पार्टी जो है उस वो उस एलिगेशन या तो डिनाइड करेगी या फिर एडमिट करेगी। तो दोस्तों इसको कहा जाता है मैटर एक्चुअली इन इशू, मैटर एक्चुअली इन इशू। एक्सप्लेनेशन 3 हमें मैटर एक्चुअली इन इशू के बारे में बताता है, जैसे कि मैंने इसेंशियल्स कंडीशन में आपको बताया था। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक in such formal suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। मतलब कि अगर फॉर्मल सूट में अगर कोई भी ग्राउंड या तो फिर डिफेंस का या फिर अटैक का ग्राउंड लिया जा सकता था, लेकिन फिर प्लेंटिफ ने या फिर डिफेंडेंट ने अगर वो ग्राउंड नहीं लिया, तो उसी ग्राउंड के ऊपर क्या है, तो सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस ग्राउंड पे भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। ये कहता है एक्सप्लेनेशन 4। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है। दोस्तों कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ऊपर मैं जिसका वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से पूरा जो है वो मैटर एक्चुअली इन इशू क्या होता है, मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू क्या होता है, इशू कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें उसमें मैं डिस्कस करूंगा। और दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 5 कहता है एनी रिलीफ क्लेम इन अ प्लेंट which is not expressly granted by a decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। मतलब कि अगर प्लेंटिफ ने अगर कोई भी रिलीफ क्लेम किया है प्लेंट में और कोर्ट ने अगर उसे एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो जो क्लेम है वो कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज किया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 6। एक्सप्लेनेशन 6 कहता है वेयर पर्सन litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन बोनाफाइडली लिटिगेट करता है या फिर पब्लिक राइट के लिए या तो प्राइवेट राइट के लिए जो कि क्लेम किया गया है कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, अगर ऐसा पर्सन कोई भी लिटिगेट करता है और वो जो अदर पर्सन के लिए जो लिटिगेट कर रहा है अगर वो पर्सन उस लिटिगेशन में इंटरेस्टेड है, अगर उनका भी उस लिटिगेशन में इंटरेस्ट है, तो ऐसा समझा जाएगा कि ये जो पर्सन है अदर पर्सन जिसके लिए वो लिटिगेशन फाइल किए, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो पर्सन इसके अंडर, इस पर्सन के अंडर क्या है, तो लिटिगेट कर रहे हैं। मान लो ए ने कोई सूट फाइल किया है जिसमें कि बी सी और डी का भी इंटरेस्ट है, लेकिन उस सूट में उन तीनों का नाम नहीं है और इन तीनों पर्सन का उसमें इंटरेस्ट है। अगर ये सूट अगर ए के फेवर में नहीं आता, तो बी सी और डी इनमें से कोई भी जो व्यक्ति है वो सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि रे जुडिकाटा से ये बार हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों पर्सन का उस सूट में क्या है, तो इंटरेस्ट है। ये है एक्सप्लेनेशन 6। तो एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट।
नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 7। एक्सप्लेनेशन 7 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब कि जो रे जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पे भी एप्लीकेबल होता है। और लास्ट एक्सप्लेनेशन है एन इशू हेard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to try decide such issue shall operate as a res judicata। ये आपको पहले ही भी बताया है दोस्तों मैंने। मतलब कि अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन के द्वारा अगर कोई भी सूट जो है वो फाइनली डिसाइड होता है तो उसका जो डिसीजन है वो भी ऑपरेट होगा एज अ रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट पे। Notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। चाहे फिर वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन जो है वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, इसके बावजूद वो जो डिसीजन है वो ऑपरेट होगा एज अ रे जुडिकाटा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बेसिकली हमने रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट क्या है ये इसके बारे में देखा, फिर रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट देखा, उसके बाद हमने इसेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में पढ़ा, और रेस जुडिकाटा की एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में भी पढ़ा, और लास्ट में हमने जो बेयर एक्ट का जो सेक्शन है और जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली और यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। थैंक यू दोस्तों।